हेलो एंड वेलकम टू आयुष संवाद। मैं डॉक्टर इरफानुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ तशरीहुल बदन यानी एनाटॉमी, राजकीय तकमील-उत-तिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लखनऊ। आयुष संवाद के श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सलाम। मैं सबसे पहले आयुष विभाग के सचिव और आयुष संवाद से जुड़े हुए हमारे अधिकारी डॉक्टर R.K. यादव जी को का बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस संवाद में आमंत्रित किया। मैं उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन पेश करता हूं कि उनके एबल गाइडेंस और एक्सीलेंट मैनेजमेंट से ये जो चल रहा है प्रोग्राम, ये अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि इतने बड़े राज्य के अंदर भी कोविड-19 के केसेस बहुत कम हमें नज़र आते हैं, जबकि हमारी अब सूबे की आबादी जो है लगभग 20 करोड़ के करीब है। इसके साथ साथ मैं डायरेक्टर यूनानी सर्विसेज डॉक्टर सिकंदर हयात साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनको कांग्रेचुलेशन करता हूं। उनकी बहुत बड़ी कामयाबियां हैं इस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को उठाने के लिए। उन्होंने स्नातक कॉलेजेस को स्नातकोत्तर कॉलेज बनाया और इसके साथ साथ उन्होंने एक नए कॉलेज का भी, सरकारी कॉलेज का भी बरेली के अंदर निर्माण कराने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और वो अब तकरीबन तकमील को पहुंच गया है। तो मैं समझता हूं उनका ये कार्यकाल एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरा टॉपिक, जो आज मैं यूनानी सिस्टम से हूँ, मेरा टॉपिक है कि इलाज बिल ग़िज़ा की क्या अहमियत है, उसका क्या महत्व है हमारे यहाँ। अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा पहला सप्ताह ये शुरू हो गया है, पोषण सप्ताह, जो हमारा राष्ट्रीय पोषण वीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, ये शुरू हो गया है और ये पूरे सितंबर चलेगा। तो इस सिलसिले में मैंने अपना टॉपिक भी इलाज बिल ग़िज़ा लिया है। यूनानी सिस्टम एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से आती है और ये एक हॉलिस्टिक सिस्टम है जिसमें हम पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का प्रोग्राम चलाते हैं। ये नहीं है हमारे यहाँ के सिम्टोमेटिक इलाज दिया जाए, बल्कि पूरे शरीर पर हमारा ध्यान होता है। फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ का हम ख्याल रखते हैं। तो इस ज़िम्न में अगर हम देखते हैं तो यूनानी सिस्टम में जो इलाज के तरीक़े हैं वो 4 तरीक़े मिलते हैं। पहला तरीक़ा है इलाज बिल ग़िज़ा, कि हम जिसको हम डाइटोथेरेपी कहते हैं, यानी इलाज को हम आहार से किस तरह से करें। दूसरा तरीका है इलाज बिल दवा, यानी वो बीमारियां जो दवाओं से हम दूर कर सकते हैं, इसको हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं, इन दवाओं के ज़रिए से इलाज करना। तीसरा तरीका है इलाज बिल तदबीर, जो यूनानी सिस्टम में आता है, यानी ना हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ना दवा का इस्तेमाल करें, बल्कि हम कुछ तदाबीर इख्तियार करें और उससे मरीज़ को होने वाली जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनको दूर करें। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे दलक यानी मसाज के ज़रिए से बीमारियों को दूर करते हैं हम। हॉट फर्मेंटेशन, गर्म सिकाई करके, कोल्ड स्पंजिंग, ये बुखार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कपिंग, जिसे हम आम तौर पर पुराने समय में इसको सिंगी लगाना कहते थे, इसके ज़रिए से बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। उसके अलावा लीचिंग यानी जौंक लगा करके हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। उसके अलावा वेनिसेक्शन एक तरीक़ा है जिससे हम नस को काट कर कुछ खून निकालते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का हम उससे इलाज करते हैं। उसके अलावा और भी एक अमले के कहलाता है, जिसमें दाग करके हम इलाज करते हैं। चौथा तरीक़ा इसका जो आता है वो कहलाता है इलाज बिल यद, यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट। वो बीमारियां जो इन ऊपर के बताए हुए तीनों तरीक़ों से कारगर नहीं होती हैं, उनको आराम नहीं पहुंचता है, तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई फोड़ा अगर बन गया है, तो फोड़ा में अगर मवाद है तो मवाद जब तक रहेगा तो दवाई उस पर काम नहीं करेगी। तो ऐसी सूरत में हम एक इंसिजन लगा करके उस मवाद को खारिज करते हैं और फिर उसको साफ़ करके कुछ दवाएँ बाद में देते हैं, जिससे वो हील अप हो जाता है। इसी तरीके से कोई गांठ अगर एक्स्ट्रा बन गई है तो उसको हटा दिया जाता है। इस तरीके से हम इलाज सर्जिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए से भी हम यूनानी के अंदर इलाज करते हैं। अब मेरा एम्फेसिस जो है वो, चूँकि ये पोषण सप्ताह भी चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है हमारा, तो उसके लिए हम इसमें
इलाज बिल ग़िज़ा की अहमियत क्या है, इस पर थोड़ा सा एम्फेसिस रखेंगे। इलाज असल में हम इससे पहले हमें ये समझना होगा कि संतुलित आहार क्या है, बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट वो है जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, हमारे शारीरिक और मस्तिष्क के विकास को पूरा कर सके। उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रिएंट होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। पहला न्यूट्रिएंट कहलाता है प्रोटीन्स, दूसरा लिपिड्स, लिपिड्स को हम वसा भी कहते हैं, या घी तेल चिकनाइयाँ जो भी आती हैं वो इसके अंदर आती हैं। तीसरा हमारा न्यूट्रिएंट कहलाता है, जो ये बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ये है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं और वाटर तो होता ही है। तो इन दो को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि एक तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को एनर्जी, हमारे काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं, और दूसरे जो हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं और ये पानी वगैरह। तो ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग नहीं है, इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनकी कमी से भी कुछ लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हमारे पास आहार संतुलित नहीं है तो उससे हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं वो हम देखते हैं। मतलब अगर प्रोटीन की कमी हो जाए और बच्चों में ख़ास तौर से कमी हो जाए तो सूखा रोग पैदा हो सकता है। उसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी हो तो बच्चों में रिकेट्स यानी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। बड़े लोगों में उससे, गर्भवती महिलाओं में उससे ऑस्टियोमेलेशिया पैदा हो सकता है। ऑस्टियोमेलेशिया कमर में दर्द रह सकता है महिला को। उसके अलावा इंसोम्निया हो सकता है, रात को नींद नहीं आए, और ये टिटेनी हो सकती है जिससे क्रैम्पिंग ऑफ द मसल्स के अंदर ऐंठन, अजलात में हमारे ऐंठन हो सकती है। तो ये चीज़ें इससे पैदा हो सकती हैं कैल्शियम की कमी से। इसी तरीके से दूसरे विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो आजकल तो हमारे प्रोग्राम से भी शामिल है कि छोटे बच्चों को, जो नवमौलूद बच्चों को जब बच्चे पैदा होते हैं तो विटामिन की डोज दी जाती है, क्योंकि उससे बच्चों में अंधापन पैदा हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है, क्योंकि उससे एक रोग पैदा होता है जिसे हम किरेटोमिलेशिया कहते हैं। यानी जो हमारी कॉर्निया है वो हेजी हो जाती है और उससे ब्लाइंडनेस पैदा हो सकती है। तो इस तरीके से विटामिन्स को भी हम प्रचुर मात्रा में देते हैं। इसी तरह से मिनरल्स हैं हमारे, जैसे कैल्शियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे पोटाशियम है। अब ये हम आहार के ज़रिए से इनको किस तरीके से दूर करें, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी पैदा हो रही है तो कैल्शियम हमें 2 तरीके से मिलता है। एक एनिमल सोर्सेज से भी कैल्शियम मिल जाते हैं और हमें प्लांट सोर्सेज से भी कैल्शियम मिलते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एनिमल सोर्सेज से हमें कैल्शियम मिलते हैं, वो हमें पर्ल्स हैं, मोती है, इससे भी कैल्शियम मिलता है। ये एनिमल मीट वगैरह लेने से भी हमें कैल्शियम मिल जाता है। उसके अलावा अगर प्लांट सोर्सेज से देखें तो रागी है, रागी का आटा जो है, इसकी हम पूरियाँ बनाएं या रोटी बना कर खा सकते हैं या इसके लड्डू बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सफ़ेद तिल है, उससे भी हमें काफ़ी हद तक पोटेशियम मिलता है। तो अगर हम इनको गर्भवती महिलाओं को देते रहें तो हम आहार के ज़रिए से जो रिकेट्स पैदा हो रहा है या ऑस्टियोमेलेशिया महिलाओं में पैदा हो रहा है उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। इसके अलावा संतुलित आहार लेने से हमारे अंदर ये काम करने की क्षमता पूरी बढ़ती है और हर तरीके से हम काम करने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम हेल्दी है, हमारा समाज हेल्दी है, हमारा समाज सेहतमंद है, तो हमारा राष्ट्र भी सेहतमंद कहलाएगा। ये पोषण कार्यक्रम का हमारा विषय है कि अगर किसी राष्ट्र का एक व्यक्ति भी सेहतमंद नहीं है तो पूरा समाज को हम ये मानेंगे कि सेहतमंद नहीं है, और उससे हमारा राष्ट्र कमज़ोर होता है, क्योंकि उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो हम हेल्थ पर खर्च करने लगते हैं उससे हम इकोनॉमिकली भी डाउन होते हैं। तो अगर हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें हेल्दी समाज को पैदा करना होगा, और वो इस संतुलित आहार के ज़रिए से ही हम पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो हमने बेसिक न्यूट्रिएंट्स बताए थे आपको, 5 प्रोटीन, फैट, कोई किसी की अधिकता हो जाती है तो उससे भी वो भी असंतुलित आहार ही कहलाता है। मान लीजिए अगर हमारे अंदर फैट की अधिकता हो जाएगी तो वो जो है फैट हमारे अंदर ओबेसिटी पैदा कर देगी, या हम ओवर ईटिंग करने लगें तो हमारे अंदर ओबेसिटी पैदा हो जाएगी, जिससे हमारे अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, हमारे अंदर ब्रेन से रिलेटेड पैराप्लेजिया और दूसरी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं।
और ये हमारे चलने फिरने में भी रुकावट पैदा करती हैं, हमें आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लिहाजा इसको कम करने के लिए हम फ़िश जैसी मांस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम मांसाहारी हैं तो। उसके अलावा हम सीजनल फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे गुआवा है, अमरूद, ये एक सस्ता फल है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ताज़े फलों का सेवन करें, इससे हमें ओबेसिटी से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। और इस तरह से अगर हम देखें तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ये हमारा दरअसल मिशन है, जो आयुष मिशन के तहत काम चल रहा है, वो यही हमारा प्रोग्राम है। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करता हूँ।